तो वॉइस नहीं आ रही। ठीक है जी। अच्छा, 1 मिनट, बैटरी हो गया है ठीक। जी, मैं ये कह रहा हूँ रिग्रेशन की क्लास का शेड्यूल दिया था ना, तो जो बच्चे रिग्रेशन वाले हैं तो 2-3 क्लास रिग्रेशन में लगना है, जो कि आगे मैं कराऊंगा। तो अभी चूंकि पहले बैच में जैम 2025 का करा रहे हैं, तो गेट का भी करवा देता हूँ, तो एक बार 25 का पेपर हो जाए, क्योंकि उससे पहले की ऑलरेडी PYQ डन है। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर PYQ करवा दीजिए, तो मैंने कहा PYQ करवा देता हूँ, फिर जो थोड़े कंटेंट बचेंगे वो खत्म हो जाएगा। अब इसमें बताओ, क्या ये एप्टीट्यूड डिस्कस करूँ या ये सब आप ऑलरेडी जानते हो? बताओ जो लोग इंटरेस्टेड हैं। क्या चाहते हो? क्योंकि एप्टीट्यूड पोर्शन देखो गेट में ना थोड़े स्कोरिंग तो है, क्योंकि इसमें है ना कितने 15 मार्क्स के आते हैं, और 15 मार्क्स बहुत है, ठीक है ना। 25 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रहता है, 25 to 30 मार्क्स कट ऑफ रहता है। तो 15 मार्क्स एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड बहुत आसान होता है एक्चुअली, ठीक है ना। एप्टीट्यूड अगर मतलब छोड़ना वाइज डिसीजन नहीं होता है, जनरली अटेम्प्ट करके आओ, आराम से 15 मार्क्स के हैं तो 10+ ला सकते हो, ये रहता है इसमें। इसमें बेसिक आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश, रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स है ना, ये लॉजिक जो रहता है उस पे होते हैं, जैसे इस तरह की चीज़ें हैं। क्या कह रहा है इवन दाऊ, तो ये सब देख लेना है ना, मतलब क्योंकि मैं भी इतना एक्सपर्ट तो नहीं एप्टीट्यूड में, बस ये कह रहा हूँ कि इसको ढंग से प्रिपेयर कर लेना। एप्टीट्यूड प्रिपेयर कहाँ से करोगे? तो एप्टीट्यूड के लिए आपको जो डिफरेंट PYQs है किसी और गेट के, किसी और सब्जेक्ट के भी, क्योंकि एक एक सेटिंग में ना जितनी पेपर्स होती हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो एग्जांपल के लिए 14 फेब को एग्ज़ाम है 9 to 12 में, तो उसमें 5-6 डिफरेंट गेट पेपर का एग्जाम होगा, सब में एप्टीट्यूड कॉमन रहेगा। तो एप्टीट्यूड जनरली कॉमन रहता है, तो आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन सिर्फ PYQs कर लोगे ना डिफरेंट गेट पेपर से, गेट मैथमेटिक्स की एप्टीट्यूड कर लो, गेट स्टैटिस्टिक्स हो गया, गेट कंप्यूटर साइंस है, गेट गेट जनरली 32 या 30 सब्जेक्ट, अराउंड 30 सब्जेक्ट में कंडक्ट होते हैं। तो इसके डिफरेंट PYQs कर लोगे ना एप्टीट्यूड वाले पोर्सन के, तो इतना ही काफ़ी होगा। अच्छी पकड़ हो जाएगी आपको, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे आंसर करने हैं, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप 20-25 पेपर कर लोगे डिफरेंट है ना एग्जाम्स को मिला के एप्टीट्यूड का, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो उससे हो जाएगा। सो अभी के लिए देखो, तो ये एप्टीट्यूड कर लेना, ये 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और नहीं होगा तो आप डाउट में पूछ सकते हो, अगर आप चाहो ट्राई करके आए हो तो आप डाउट में पूछ सकते हो, मैं डिस्कस कर सकता हूँ, बट उसके लिए आपको ट्राई करके देखो, मैं सब्जेक्ट वाला करवा देता हूँ। तो इसमें जो है कि है ना, ये सब एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, पहले 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड होगा, फिर यहाँ से सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। सो इस तरह से है। तो जो परिमल सर मैथमेटिक्स करा रहे थे, मैं उनको बोलता हूँ मैथमेटिक्स वही कर, मैं स्टैटिस्टिक्स सिर्फ करा देता हूँ, ठीक है। क्या चाहते हो? मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वाले करा देता हूँ, परिमल सर करा देंगे मैथ के। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो। तो मैं अभी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वाले है ना पोर्सन करवा देता हूँ। सो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन log 2। तो पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, बेसिक है ना। तो ये सिंपल है ना, एक्स क्या है, पॉइसन log 2 है ना, लॉग विथ बेस ई है, तो मतलब लैम्डा बराबर log 2 है ना, लैम्डा लोगे तो लैम्डा है log 2 आपका। तो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर ln 3 टाइम्स एक्स, यही है। तो सिंपली ये सीरीज सॉल्व करना है एक्चुअली, है ना। यहाँ से आ जाएगा ई की पावर ln 3 टाइम एक्स, और इसका प्रोबेबिलिटी एक्स,
इसका सीरीज सॉल्व करो तो इससे ज्यादा इजी होगा किससे? एमजीएफ से। एमजीएफ से, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, एमजीएफ से भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए देखिए फिर एमजीएफ से भी कर सकते हैं आप। तो पूछा क्या है, तो log 3x का क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे उसका? अच्छा एमजीएफ लगा लेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो एमजीएफ में क्या है, उससे भी कर सकते हैं आप। तो एमजीएफ क्या है, एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स, है ना। ओके, तो आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ से हम सॉल्व कर लें, है ना, कि अगर मैं log 3 यहाँ रख दूँ तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ई की पावर, तो इसमें सीरीज सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, है ना, वरना इससे थोड़ा सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा जो कि लेंथी होगा। तो इससे आ जाएगा, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं आप, है ना। तो दो सही बताया इन्होंने, इससे भी आसान होगा ज़्यादा। तो इससे आप करेंगे तो यहाँ पे क्या, ये आपको पता ही है कि ई की पावर लैम्डा इंटू ई की पावर टी माइनस वन, तो इससे कर लीजिए। तो यहाँ पे लैम्डा आपको ऑलरेडी पता log 2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये जो x अगर पॉइसन लैम्बडा है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, तो इससे इजीली हो जाएगा जी, ठीक है, तो इससे आ जाएगा। अब इसमें पुट कर लीजिए, तो यहाँ से पुट करेंगे तो आ जाएगा ई की पावर लैम्बडा, लैम्बडा है log 2 इंटू ई की पावर टी, टी है log 3 माइनस वन, यही है, तो इससे आ जाएगा 4 आ जाएगा फोर आ आंसर। जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से log है ना, ई कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस वन जो कि 2 आ जाएगा, तो ई की पावर 2 ln 2, तो ई की पावर ln 4, ln ई कट के 4 आ जाएगा जी। तो ये लेंदी है, या मतलब ये इजी है, इधर से सॉल्व करते थोड़ा आपको, है ना, थोड़े लेंदी पड़ता, तो ये भी सही कह रहे हैं। तो आपको थोड़ा पहचानना है ना, एम का फॉर्मूला जो होता है ई की पावर टी एक्स, ठीक है। सो अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, ऐसा। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा यहाँ से भी आंसर 4 आएगा, बट थोड़े लेंदी होगा, है ना, इससे। बट ये सही कह रहे हैं आप, इससे आसान है, तो दे कैन डू बाई दिस, ठीक है। सो इसको देखिए, तो ये कह रहा है कि आपको बता रहा है कि x1 x2 x3 फॉलो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द नंबर ऑफ ट्रायल बीइंग 100। तो मतलब n की वैल्यू 100 है, प्रोबेबिलिटी वेक्टर ये है, सम इसका 1 है क्या, 33619 है ना, सॉरी, तो यहाँ पर 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब अगर लिखूँ, यही ना, ऐसा है। तो सम 1 है इसका, ओके। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, हाँ कंडीशनल पूछ रहा है आपसे, ओके। तो समझिए आप इसमें क्या होगा, तो आप लोग जानते होंगे मार्जिनल क्या आता है, इवन कंडीशनल का भी डिस्ट्रीब्यूशन नोन है ना। अगर थ्योरम लिख दूं, थ्योरम से आप इजीली कर लेंगे। तो एक थ्योरम जो रहता है कि कितना, मान लो अभी के लिए P1 P2, चलो Pn तक ले लेता हूँ, वैसे बाइनोमियल सिंगल में होता है, ठीक है। अभी ये इसके लिए, इसके अकॉर्डिंग जैसा नोटेशन है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे होता क्या था, तो पहला आप लोग जानते होंगे जो Pi है, तो उसका आता है मतलब xi का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल n कॉमा पी आई, ये ना, ये होगा। दूसरा कंडीशनल चाहिए मुझे, एक्स आई गिवन एक्स जे इज समथिंग ले लो, है ना, टेक समथिंग टी। तो कोई बताइए इसका फॉर्मूला क्या है, क्या आपको याद है? मार्जिनल तो इजी है ना, कि मल्टीनोमियल यस सर, n माइनस टी कॉमा p1 अपॉन 1 माइनस पी n जे। माइनस टी n माइनस टी कॉमा यहाँ आई जे है, 1 2 का टाइम बताइए, मान लो यहाँ 1 होता, सपोज यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, तो क्या करते आप?
एनीवन? P1 upon P1 1 upon minus P1. P2. तो यहाँ पे मतलब पी आई अपॉन 1 माइनस पी जे है ना, पी आई अपॉन 1 माइनस पी जे, यही ना, ठीक है। तो इसको अप्लाई कीजिए वहाँ पे। सो यही चीज़ आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हमें पूछा गया है x2 गिवन x3 इज इक्वल टू 40, तो ये जो रैंडम वेरिएबल इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल 40 कॉमा कितना, P2 अपॉन 1 माइनस P3, ये ना, तो बताइए कितना आएगा ये, सिंप्लीफाई करके बताइए। मतलब n सॉरी Binomial 60, 1 by 4. n माइनस 40 ना, एक मिनट, तो ये n माइनस 40, तो 60 कॉमा P2 अपन 1 माइनस P3, P2 आपके पास 1/10 है और 1 माइनस P3 1 by 4. 1/4, ओके ठीक। तो ये हो गया, अब निकाल लेंगे ना। तो अब आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन, तो ये क्लास में थ्योरम है ना, हमने लिखाया हुआ है। तो बाइनोमियल का आपको पता है NP होता है एक्सपेक्टेशन ना, तो ये 15 आ गया, ठीक है, तो इससे आ जाएगा। सर एक और फॉर्मूला होता है ना, जैसे लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, उसमें माइनस नहीं करते हैं, तो उस केस में कैसे होता है? वो दूसरा है, वो तो है जब पॉइजन होता है तब बाइनोमियल में चला जाता है। जैसे वो जो आपको याद आ रहा है वो ये है कि लेट x1 कॉमा x2, मान लो अभी के लिए या अलग अलग ले लो, x1 इज Poisson lambda 1 and x2 is Poisson lambda 2 and they are independent, then conditional distribution of x1 given x1 plus x2 is equal to t is binomial t comma, ठीक है जी। देखिए बाकी लोग चेक कर लीजिए, ये है ना, सो ये आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा पार्ट में ये होता है x2 गिवन, प्रूफ भी इसका आसान है, तो ये वैसे ही हो जाएगा। ओके जी सब लोग, सो ये बनता है ना, ये तो मल्टीनोमियल में मार्जिनल का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो अभी के लिए ये काफ़ी है। चलिए इस पे आते हैं। तो ये आपको दे रखा है, इसमें क्या बताना है, कि xn भी a सीक्वेंस ऑफ id रैंडम वेरिएबल विथ, तो यहाँ आपको समझ आ रहा होगा कि जो xn है वो स्टैंडर्ड कॉची है ना, स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है। yn आपको दे रखा है हाफ प्लस दिस, ये क्या है जी, इसको देख के बताओ व्हाट इज दिस, ये CDF सर, कॉची हाँ डिस्ट्रीब्यूशन राइट का। है ना, तो ये CDF है xn का, xn के टर्म में। और आप लोग जानते होंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म 0,1 जी है ना, जो क्या है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाले फॉर्मूले से इसका आंसर आप लोग जानते हैं, यूनिफॉर्म 0,1 है। ओके आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो मतलब xn सीक्वेंस है id रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड कॉची है, कॉची 0,1, और yn इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल विद डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यूनिफॉर्म 0,1 है। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या इनमें से करेक्ट है, तो ये तो y बार हो गया, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर आप लोग जानते हैं थ्योरम, y बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, मीन हाँ, तो y का मीन कितना है 1/2। 1/2, तो ये ट्रू है इसका मतलब, तो यही ट्रू हो गया, ठीक है, तो दिस इज ट्रू। ये y बार 0 पे नहीं, अब x पे आते हैं, तो ये x बार है, सो x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू,
सिर्फ कोची का तो मीन एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर तो Yes. वो कन्वर्ज ही नहीं करेगा। हाँ, तो ये गलत है इसीलिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थ्योरम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे है। कॉची में तो मीन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर विल नॉट होल्ड हेयर। ठीक है, तो मीन डज नॉट एग्जिस्ट, तो दे आर फॉल्स ऑप्शन। ओके, चलिए इस पे आते हैं। तो तो NT इज अ होमोजेनियस पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 2। तो x है N6 माइनस N1। कोई इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, N6 माइनस N1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ऐसा कुछ होता है? NT2 माइनस NT1 डायरेक्ट। पॉइजन 10 हो जाएगा। पॉइजन 10 मतलब पॉइजन लैम्डा टी। एक मिनट, तो जैसे हम लोग क्या जानते हैं पॉइजन में कि NT हैज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा टी। सो आपसे ये पूछा गया है NT2 माइनस NT1, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनता है? पॉइसन लैम्डा T2 माइनस T1, यही ना? ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा दिस इज पॉइसन 10, लैम्डा 2 है, ये कितना होगा? कितने का डिफरेंस है? 2 का 4, ये पॉइसन 2, ये भी पॉइसन 4। ठीक है, देखिए। ओके, अभी के लिए क्या पूछा जा रहा है? तो मेनली मुझे लग रहा है यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। तो बताइए इसमें पूछा क्या गया है? ऑप्शंस देखिए, क्या आप बताना है आपको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एक ऑप्शन कोई करेक्ट होगा। तो पूछा क्या आपसे? कोवेरिएंस बिटवीन W एंड Z। W क्या है? N6 माइनस N5 एंड Z है N3 माइनस N1। देखो टाइम है ना ये, तो एक्चुअली आप देखोगे टाइम पे, मान लो टाइम 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6, ये चलता रहेगा ना। तो Z है नंबर ऑफ अराइवल बिटवीन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ W और Z की। सो W इज अ नंबर ऑफ अराइवल बिटवीन 5 एंड 6, इस बीच में जितने अराइवल हुए वो W है। ठीक है, Z इज द नंबर ऑफ अराइवल बिटवीन 1 एंड 3, 1 एंड 3 के बीच का ये Z है। और आप जानते होंगे कि पॉइजन प्रोसेस हैज स्टेशनरी एंड इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। तो अगर यहाँ पे आप अगर इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये तो 1 से 3 में है, ये 5 से 6 में है, दे आर डिसजॉइंट इंटरवल। तो इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है, सो मीन्स व्हाट? Z and W are independent random variable and Z and W are independent random variable, then what is the covariance between Z and W? जीरो। जीरो है ना, Z और W के बीच का कोवेरियंस जीरो होगा, तो ये 2 कह रहा है, तो ये फॉल्स है। Y प्लस Z, अब Y क्या है? N5 N3, 3 से 5 के बीच का अराइवल है ना, सो 3 से 5 में जो है ये Y है। एंड Z था 1 से 3 का। ओके, सो अगेन Y एंड Z आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो Y आपके पास पॉइजन 4 है एंड Z आपके पास पॉइजन 4 है, तो दोनों का सम कितना होगा? पॉइजन 4 दे आर इंडिपेंडेंट। इस थ्योरम में इसका आंसर है अभी जो लिख रहे थे हम, ये था ना, इसी में अगर मैं फर्दर लिखता तीसरा पार्ट, सो x1 पॉइजन लैम्डा 1 पॉइजन लैम्डा 2, तो x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कोई, क्या होगा इस क्वेश्चन में? ये जो x1 प्लस x2 है, लैम्डा 1 सर। कितना? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। जी, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है, तो
तो वही यहाँ पे लगाइए अब। तो यहाँ पे y है पॉइजन 4, z है पॉइजन 4 और yz इंडिपेंडेंट है बिकॉज दे आर ऑन डिसजॉइंट इंटरवल्स। सो ड्यू टू इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट yz आर इंडिपेंडेंट। तो क्या होगा y प्लस z का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अकॉर्डिंग? 8 सर। 8, पॉइजन 8, जो कि यहाँ 10 कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अब y इज इक्वल टू z की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सो द प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू z। एक मिनट, अच्छा पहले मैं इस पे आता हूँ फिर से। एक्स वाई डी में है, एक्स वाई, एक्स है नंबर ऑफ अराइवल बिटवीन 1 एंड 6 एंड वाई है नंबर ऑफ 3 एंड 5 ओ। तो एक्स जो है नंबर ऑफ अराइवल बिटवीन 1 एंड 6, ये एक्स इस पूरे का है 1 एंड 6 ना, 0 एंड 6 नहीं, 1 एंड 6, 1 एंड 6 ये एक्स है। एंड वाई, मैं फिर डी पे सोच रहा हूँ, वाई जो है वो है नंबर ऑफ अराइवल बिटवीन 3 एंड 5। सो मतलब कुछ तो कॉमन होगा, है ना, तो कोवेरिएंस नॉन जीरो आएगा, निकाल सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। सो इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे? सर इसका फार्मूला होता है ना मिनिमम ऑफ एक्स वाई, तो डायरेक्टली हम लोग मिनिमम हम लोग का 4 होगा 10,4 से, तो डायरेक्टली 4 लिख देंगे। नहीं नहीं, हाउ डू यू नो? वैसा तब होता है ना जब एंटी, आप जो जानते हैं वो ये है, आप जो कह रहे हैं ना कि कोवेरिएंस बिटवीन NT1 एंड NT2, ये आप जानते हैं लैम्डा टाइम मिनिमम ऑफ T1 T2, ये जानते हैं ना? यस सर। यहाँ डायरेक्टली ऐसा तो नहीं है, इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये N5 है, ऐसा भी नहीं कह रहे हम। दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड N5 के, बट नॉट इक्वल ना। इक्वल रैंडम वेरिएबल अलग होते हैं, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अलग होते हैं। तो फॉर्मूला यही यूज होगा बट इनडायरेक्टली। तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या कह रहे हैं? एक है एक्स वाई ना, अच्छा हाँ ओके। हाँ सर, एक्स में n5 हो जाएगा, माइनस करेंगे 6 माइनस 1, वो भी N5 है इंडिपेंडेंट, और ये N, एंड वाई भी n2 हो ये जाएगा। N2 हो जाएगा, तो वैसे तो गलत आ जाएगा आपके हिसाब से, 2 आ जाएगा, नहीं 4 आ जाएगा ना, फिर भी 2 आ जाएगा, फिर लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो आ जाएगा, आई 4 आ थिंक ये आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, वो चलेगा, क्योंकि है ना, क्योंकि वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा N5 के और ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना, N2 के। तो लैम्डा टाइम मिनिमम ऑफ 2 एंड 5, तो 2 और 2 जा 4, आई थिंक डी वाला ही सही होगा और ये सी वाला गलत होगा, वाई जेड है ना। तो वाई जेड है, वाई और जेड इक्वल होगा क्या? तो दोनों पॉइजन हैं, इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी? नहीं, जरूरी नहीं है। मतलब ये है नंबर ऑफ अराइवल बिटवीन 3 एंड 5, नंबर ऑफ अराइवल बिटवीन 1 एंड 3, सो जरूरी इक्वल होगा? नो। अच्छा मैथमेटिकली भी देख सकते हैं हम लोग, क्या आएगा वर्ड चेक कर लो अब, है ना। तो डी सही लग रहा है। यस सर, सी फॉल्स होगा, रैंडम वेरिएबल इक्वल होगा ये गारंटी नहीं है सर। हाँ, इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 1 होना श्योरिटी नहीं है इक्वल होने की। दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, बट दे आर नॉट इक्वल। आप ये Yes, कह सकते हैं कि जो वाई जेड है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट वी कैन नॉट से दे आर इक्वल, है ना। वाई और जेड दे आर नॉट इक्वल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 तो नहीं होगी। तो ये कहना इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो ऐसा तो नहीं है, इक्वल नहीं है। दे आर नॉट इक्वल, दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बट नॉट इक्वल। ठीक है, तो ठीक है, हाँ उससे आप है ना। सो एक्चुअली ये जो था ना x आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, n5 हो जाएगा ये x जो है, और y जो है वो n2 हो जाएगा, y n2 के आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो उससे ये फॉर्मूला लगा लोगे तो चल जाएगा। तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी जिनको प्रूफ करना हो कि 1 क्यों नहीं आएगा तो ये भी आसान है, बस आपको ये सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू z निकालना है, तो ऐसा होगा अब ये कर लीजिए, यहाँ से इजीली आ जाएगा। ठीक है, सो ये सम निकालो, ये 1 नहीं आएगा, ये क्या था e की पावर है ना, तो y है पॉइजन 4, पॉइजन 4 दोनों पॉइजन 4 है, तो e की पावर -4, 4 की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, e की पावर -4, 4 की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें e की पावर -8 बाहर आ जाएगा, 4 4 जा 16 की पावर k, या k फैक्टोरियल k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व कर लो,
तो इससे आएगा, ठीक है। देखो कितना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ये सीरीज, ये सम निकालो। सो ये चेक करो, दिस विल नॉट बी 1, ठीक है ना, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पे आते हैं। सो 18 जो है, सो 18 में है टी जो है आपके पास कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है ना। टी इज द कंप्लीट सफिशिएंट फॉर द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यू सिर्फ सफिशिएंट है, यू क्या है, सफिशिएंट है। एंड टी एक नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, मतलब नॉन है ना, एस्टिमेटर इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल। तो टी एक नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है। कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली करेक्ट। तो पहला टी स्क्वायर इज अ कंप्लीट स्टैटिस्टिक। तो आप जानते होंगे कि वन फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट इज कंप्लीट सफिशिएंट। तो यहाँ सपोर्ट नॉन नेगेटिव है, मतलब टी बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी में। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि टी स्क्वायर इज वन फंक्शन ऑन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, है ना। 0 से इन्फिनिटी इंटरवल पे एक्स स्क्वायर वन फंक्शन है, इस वजह से टी स्क्वायर भी कंप्लीट सफिशिएंट होगा। सो टी स्क्वायर इज कंप्लीट सफिशिएंट बिकॉज टी इज कंप्लीट सफिशिएंट। तो कंप्लीट तो है ही, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमें फॉल्स चुनना है, ठीक है। टी स्क्वायर इज मिनिमल सफिशिएंट, तो आप जानते होंगे कंप्लीट सफिशिएंट इज ऑल्सो मिनिमल सफिशिएंट। सो टी स्क्वायर कंप्लीट सफिशिएंट है, सो टी स्क्वायर इज मिनिमल सफिशिएंट, दिस इज मिनिमल सफिशिएंट। तो कंप्लीट सफिशिएंट मिनिमल सफिशिएंट भी है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। t is a function of u, तो t is a function of u, u is a function of t। तो t यहाँ सफिशिएंट है और ये कंप्लीट सफिशिएंट, मिनिमल सफिशिएंट है ना। तो t कंप्लीट सफिशिएंट है तो t मिनिमल सफिशिएंट भी है ना, t इज मिनिमल सफिशिएंट। अब आप क्या जानते हैं, सफिशिएंट एंड मिनिमल सफिशिएंट कौन किसका फंक्शन होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट? मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन क्या है? Sir, the smallest sufficient statistics सिंपल। of. आप अगर आप उसमें देखेंगे कैसेला बर्गर में, तो सिंपल लिखा हुआ है डेफिनेशन कि मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इज फंक्शन ऑफ ऑल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ये डेफिनेशन कैसेला बर्गर में है, ठीक है। Yes. तो मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फंक्शन होगा ऑल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का। तो यहाँ पे है कि ये सिर्फ सफिशिएंट है, ये मिनिमल सफिशिएंट है। तो मिनिमल सफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट, दिस इज ट्रू। सफिशिएंट मे नॉट बी अ फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट, दिस इज फॉल्स। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो पूछा गया था। ठीक है। मिनिमल सफिशिएंट श्योरली इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट, बट सफिशिएंट मे नॉट बी अ फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल मतलब। सर जी सर मैथमेटिकली तो टी यू का फंक्शन है, तो यू का तो एक इनवर्स मैपिंग मिलना चाहिए ना, तो यू हाउ डू यू फंक्शन नो? होना चाहिए। चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इज एक्स अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर? यस और नो? रेफरेंस के लिए एक्स का डोमेन रियल नंबर है, अब बताओ। हाँ या ना? तो सर पॉजिटिव के लिए होगा सर। तो आंसर इज नो। ओके, इज एक्स स्क्वायर अ फंक्शन ऑफ एक्स? आंसर इज यस, ठीक है। ओके सर। मॉड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है, बहुत लोग लग रहा है नो कैसे हो गया, तो आप लोगों को लग रहा होगा एक्स स्क्वायर का रूट एक्स नहीं होता है। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का रूट मॉड एक्स होता है, ठीक है, इसीलिए।
चलिए देखिए, तो ये कह रहा है कि लेट x1 x2 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल θ1 डिस्ट्रीब्यूशन वेयर थीटा इज अ रियल नंबर, ठीक। ओके, सो x1 x2 रैंडम सैंपल है नॉर्मल θ1 से और थीटा रियल नंबर है। कंसीडर टेस्टिंग h0 जो कि है ना 0 अगेंस्ट h1 जो कि 0 नहीं है। फाई एक लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, मतलब फाई एक टेस्ट, मतलब फाई यहाँ पे क्या है, टेस्ट फंक्शन है ना। सो फाई इज अ टेस्ट फंक्शन। So with the likelihood ratio test of size 0.05 for testing h0 against h1. Okay. So there which of the following option is correct. So phi is a uniformly most powerful test of size this. तो ओके एक मिनट देखते हैं। तो दिस इज दिस, तो देखो यहाँ पे एनपी लेमा नहीं लगा सकते ना, एनपी लेमा नीमन पियर्सन लेमा ओनली वैलिड फॉर सिंपल वर्सेस सिंपल, तो नीमन पियर्सन में काम नहीं करेगा। यहाँ कार्डलिन रूबिन काम करेगा या लाइक मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी वाली वो काम करेगी, है ना। सो दूसरा कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई अंडर, अच्छा तो मतलब ये अनबायस्ड टेस्ट का डेफिनेशन है। ये आपसे पूछ रहा है ये अनबायस्ड टेस्ट है क्या, क्वेश्चन ये, इज इट अनबायस्ड टेस्ट। नेक्स्ट है कि देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.05, ओके, एंड यहाँ पे है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 टाइम फाई x1 x2 0.05। ओके, तो पहले तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इसमें यूएमपी टेस्ट यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल डिवीजन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी सर। हाँ, बिकॉज यूएमपी टेस्ट इज यूनिक। तो दिक्कत ये है कि h1 जब थीटा मोर देन 0 होगा और h1 जब थीटा लेस देन 0 होगा, तो इसके लिए इसका क्रिटिकल रीजन आएगा समेशन xi मोर देन c, और इसके लिए क्रिटिकल रीजन आएगा समेशन xi लेस देन c। सो देयर इज नो यूनिक क्रिटिकल रीजन दैट विल गिव यू मैक्सिमम पावर फॉर ऑल थीटा इन h1। तो ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है इस h1 के लिए, दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल फॉर दिस। सो देयर इज नॉट अ सिंगल क्रिटिकल रीजन फॉर ऑल h1। तो पहले तो ये सिंपल एक रिजल्ट है ये, है ना। सो मतलब यहाँ होता है कि नो यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट, तो इसके लिए रिजल्ट है कि नो यूएमपी टेस्ट, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करेगी यूनिक होगी, बट देयर इज नॉट अ सिंगल क्रिटिकल रीजन फॉर ऑल थीटा विच इज नॉन जीरो, उसके लिए कॉमन मिलेगा ही नहीं मुझे, है ना। जैसे ये पॉजिटिव के लिए ये रीजन है, नेगेटिव के लिए ये रीजन है, तो अलग अलग केस में अलग अलग आ गया, सो यूनिक तो नहीं है। तो यूएमपी टेस्ट डज नॉट, बिकॉज इफ यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट इट मस्ट बी यूनिक, तो ऐसा है, तो दो तो हो नहीं सकते, सो डज नॉट एग्जिस्ट, नो यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट। तो यूएमपी वाला तो गलत हो गया, तो ये तो आउट हो जाएगा, एंड ये भी आउट हो गया। अब आपको बी और डी में बात करना है, बताइए क्या होना चाहिए। सर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है तो वो हमेशा मोस्ट मतलब बेस्ट टेस्ट होगा, तो ये अनबायस्ड तो होगा ही फॉर श्योर। ओके, यहाँ पे साइज फंक्शन लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट दे रखा है फॉर साइज 0.05। एक्चुअली होगा क्या, ये अनबायस्ड टेस्ट है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल नहीं है, बट ये अनबायस्ड टेस्ट है। तो ये अनबायस्ड टेस्ट है एक्चुअली, ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स, मतलब ये फाई टेस्ट फंक्शन है, एक्सपेक्ट मतलब पावर बोलना चाह रहा है कि पावर इज मोर देन इक्वल टू 0.05, तो आंसर इज यस। तो ये अनबायस्ड टेस्ट होगा, तो थोड़ा अनबायस्ड टेस्ट आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये एक अनबायस्ड टेस्ट है, और ये आप निकाल सकते हैं, ये ऐसा क्योंकि साइज है ना 0.05, तो ये इक्वल तो नहीं आएगा, ठीक है, ये है। तो अनबायस्ड टेस्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है। सर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑलवेज अनबायस्ड होता है, ये हम बोल सकते हैं ना? हमेशा अनबायस्ड होता है, ओके देखता हूँ एक मिनट।
बाकी लोग बताओ भाई, ऐसा कुछ रिजल्ट याद है? देखता हूँ मैं, मुझे याद तो नहीं है। तो LRT अनबैस्ड हमेशा होगा, UMP हमेशा अनबैस्ड होता है। अगर UMP टेस्ट होता ना तो अनबैस्ड होता ही। अनबैस्ड मे नॉट बी UMP, मतलब ऐसा होता है ना। इन दोनों में क्या रिलेशन है? अनबैस्ड टेस्ट में और UMP टेस्ट में क्या रिलेशन है कि मैं अगर एक बॉक्स बनाऊं तो मान लो इसमें यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है और ये अनबैस्ड टेस्ट है। सो ऑल यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट आर अनबैस्ड, बट ऑल अनबैस्ड मे नॉट बी UMP। ओके, ये तो इसमें हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, आपका जो पॉइंट ये है कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट की बात कर रहे हैं ना। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो यहाँ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से कोई ना कोई क्रिटिकल रीजन तो मिलेगा, बट वो UMP नहीं है। सो UMP नहीं है तो अनबैस्ड हो सकती है, मे बी, बट गारंटी, क्वेश्चन है गारंटी है हमेशा? आई थिंक नो, हमेशा सर गारंटी जो नहीं। टेस्ट फंक्शन मिलता है LRT से, उसका पावर मैक्सिमम होता है। तो जो जिसका पावर मैक्सिमम होता है वो मतलब मोस्ट पावरफुल वही होगा। लेकिन वो होना चाहिए बेस्ट फॉर एनी थीटा। मैं कोई भी हर थीटा के लिए वो होल्ड करना चाहिए। कॉमन क्रिटिकल रीजन वैलिड फॉर ऑल थीटा। आई थिंक जरूरी नहीं है, मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें अगर आप इसमें निकालते हो LRT, क्या आएगा? लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट बन के क्या है, क्या क्रिटिकल रीजन होगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है उसमें आता होगा टू केसेस है ना, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट रिजल्ट मुझे याद तो नहीं है, पर देखना पड़ेगा। मुझे लगता है जरूरी नहीं है कि जो LRT से जो मिलेगा वो हमेशा मोस्ट पावरफुल टेस्ट, अब कह रहे हमेशा अनबैस्ड होगा, ऐसा कह रहे हैं ना। आई थिंक जरूरी नहीं, आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा इसके लिए, मतलब ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा उसके लिए कि एक ऐसा क्रिटिकल रीजन देना पड़ेगा जो कि LRT है बट अनबैस्ड नहीं है, यही ना। मतलब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से डिराइव हो रहा हो बट अनबैस्ड ना हो। एक LRT अलग है और मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो MLR अलग है ना। तो आप किसकी बात कर रहे हैं देख लीजिए। सो ठीक है, आई थिंक मैं मतलब ऐसा मुझे लग रहा है जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अब एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा। चलिए इसमें आते हैं। तो लेट अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही है, मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो H0 है उसमें x है यूनिफॉर्म 0 1 और H1 में x है यूनिफॉर्म 1 2, यही है 0 1 एंड 1 2। नो सर, फिर हाँ ठीक है ना, हो जाएगा। ठीक है, ओके। 5 इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। अब ये सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो सिंपल वर्सेस सिंपल में जो आपका NP लेमा है वो ये कहता है कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट होगा वही मोस्ट पावरफुल है, और मोस्ट पावरफुल है तो वो अनबैस्ड होगा ही। तो अनबैस्ड जरूरत नहीं, हालांकि देखिए। तो अब आपको दे रहा है कि F0 अगेंस्ट H1 ऑन एक सिंगल सैंपल साइज है, तो कौन सा ऑप्शन नेसेसरली करेक्ट है? तो ये बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x अंडर H0 इज 0.05। तो ये लेवल था ना, तो लेवल क्या होता है? देखो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो आप जानते होंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? जो साइज है वो लेस देन इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है ना। साइज ऑफ टेस्ट इज लेस देन इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, दूसरा ये कहना चाह रहा है कि पावर, ये साइज का डेफिनेशन है, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है दिस इज डेफिनेशन ऑफ साइज इन टर्म्स ऑफ टेस्ट फंक्शन। देखो अगर आपको टेस्ट फंक्शन दिया, हमने साइज को कैसे डिफाइन किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज
ट्रू। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ टेस्ट फंक्शन अंडर एच नॉट, है ना, इसी को उसने ऐसा लिखा है ई एफ नॉट फाई ऑफ एक्स, यही बात है। तो ये सब एक ही चीज है। पावर लिखोगे तो इसमें बस एच नॉट की जगह h1 आ जाएगा, है ना। हाँ, जो वहाँ जो क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग में लिख रहा हूँ, तो यही बात है। वैसे लिखो या बात वही है। अभी क्या देखिए अब क्या है, पूछा उचित फॉलोइंग नेसेसरली करेक्ट। तो ये पावर क्या 1 होगा, तो ये जो है ये साइज ऑफ टेस्ट है, पूछ रहा है कि 0.05 होगा, ये पावर है कि, है ना, पावर ऑफ टेस्ट। सो ऐसा पूछ रहा है आपसे कि पावर ऑफ टेस्ट 1 होगा। ये पूछ रहा है कि 5x बराबर 1 अंडर f इज इक्वल टू पावर फंक्शन, है ना, दिस वे x मोर देन 1, चाहे f में f0 लूँ या f1 लूँ। तो अगर f0 लेता हूँ तो क्या आएगा, तो पहले आप इसका क्रिटिकल रीजन निकाल के बताओ मुझे। आप लोग यू फाइंड द क्रिटिकल रीजन, आता है निकालना, लगाओ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, क्रिटिकल रीजन बताओ क्या आएगा, तो उससे हो जाएगा। देन ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5x बराबर 1 अंडर h1 दिस इज लेस देन 1, सिंपल है। तो पहले क्रिटिकल रीजन निकालो और बताओ क्रिटिकल रीजन क्या है इस क्वेश्चन में। सर लेस देन टाइप है। ओके, लेस देन टाइप, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि एल एच नॉट अपॉन एल एच वन निकालना पड़ेगा ना। 0.05 आ जाएगा सर। ओके, तो यहाँ मुझे एल एच नॉट अपॉन एल एच वन, तो एल एच नॉट में अंडर एच नॉट, अगर x की वैल्यू 0 से 1 और x की वैल्यू 1 से 2 ऐसा है, तो 0 से 1 में क्या होगा, तो 0 से 1 में वो 1 है और ये 0 है, तो ये आ जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। और यहाँ x 1 से 2 में वो 0 है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू जब बढ़ रही है तो लाइक्लीहुड रेशियो की वैल्यू घट रही है ना। सो ये ना g ऑफ x काइंड, तो ये है, और दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे जनरली होता है gx लेस देन इक्वल टू k, बट g तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो x मोर देन इक्वल टू सम c, ठीक है। तो इसका क्रिटिकल रीजन आ गया रिजेक्ट h नॉट इफ x मोर देन इक्वल टू c। तो ये आपका एक क्रिटिकल रीजन है। ओके, अब आप चेक कीजिए ऑप्शंस। अच्छा, अगर आप टेस्ट फंक्शन लिखना चाहेंगे तो मैंने क्रिटिकल रीजन लिख दिया, बट टेस्ट फंक्शन का डिस्कशन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट फंक्शन लिख लीजिए। सो अभी के लिए मैं टेस्ट फंक्शन लिखूंगा ना, तो ये रैंडमाइज और नॉन रैंडमाइज टेस्ट फंक्शन होता है, तो मैं अभी, है ना, नॉन रैंडमाइज टेस्ट फंक्शन लिख देता हूँ। तो इसमें क्या है कि so you consider test function as 1 when x more than equal to c and 0 otherwise। so ये नॉन रैंडमाइज्ड है, ठीक है। सो नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन आपके पास ये है। नाउ यू ट्राई, बताइए क्या होना चाहिए। सर हाँ सर जी, ये जैम में है, क्या है, जैम के सिलेबस में है ये। जैम में नहीं है, गेट में है। तो ऐसे जैम में पूछे जा सकते इस तरह की चीज़ें, उसमें कोई दिक्कत, जैम में भी पूछा जा सकता है ये सब। सो इसमें कुछ खास अलग नहीं है ना, जैम में भी ये सब चीज़ें, जैम में, हाँ ये जैम में भी है। जैम में नॉन पैरामेट्रिक है तो है ही ना सर, ये वाला हाँ, तो रैंडमाइज्ड है। रैंडमाइज है ना, तो ये जैम में भी पूछे जा सकते हैं इस तरह की चीज़ें जी।
आगे बताओ, ऑप्शन डिसाइड करो भाई, बताओ डिसाइड करके। तो सर इसमें पता कैसे चला कि ये रैंडमाइज टेस्ट इसमें यूज होगा? नहीं, नॉन रैंडमाइज भी ले सकते हैं, उसमें लेवल आपको उस तरह फिक्स करना पड़ेगा कि साइज उससे कम हो, है ना, लेवल से कम हो, ये ध्यान रखना है। सी आप क्या ले सकते हो यहाँ पे, सोचो सी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अब चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो, नहीं इसको यू कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट लाइक दिस कि x मोर देन c है तो ऐसा है, एंड मान लो p है जब x इक्वल टू c है, एंड 0 अदरवाइज, ऐसा ले लो। सर तो 0.95 पे अल्फा 0.05 आ रहा है ग्रेड करने पे अंडर h0। हम्म, अच्छा सी निकालो, मैं ये कह रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या है, सी 0.95 आ जा रहा है तो एक्सपेक्टेशन एफ अभी नॉट है आ ना, अब जाएगा इसके थ्रू मत जाओ, 0.05। बाद में टेस्ट फंक्शन बना लेंगे, अभी आप सिर्फ सी निकालो वैसे ही नॉर्मली। साइज, मैक्सिमम साइज ना 0.05 हो सकता है, जो साइज है वो मैक्सिमम 0.05 हो सकता है। तो 0.05 लेके बताओ सी कितना है, आई थिंक उन्होंने बताया, तो सी इसमें अगर मैं साइज को 0.05 मैक्सिमम ले लूंगा तो जो सी की वैल्यू आई होगी, रिजेक्ट एच नॉट इफ क्या आया, एक्स मोर देन इक्वल टू 0.95 है ना। यस सर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक करके देखो क्या आता है। बाकी जो मैं 5x कह रहा था वो एक्सपेक्टेशन अंडर एफ नॉट सही आ रहा है, हाँ जो ए ऑप्शन है एक्सपेक्टेशन अंडर एफ नॉट वो सही आ रहा है। नहीं, वो तो हमने फिक्स किया है इसलिए सही आ रहा है, क्योंकि हम दूसरा भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पे मेरा कि हमने साइज को ही 0.05 ले लिया, साइज हम 0.04 भी ले सकते हैं। अभी साइज 0.05 के लिए ये क्रिटिकल रीजन है एक्चुअली। सर साइज तो दिया है 0.05। नहीं, वो लेवल है, कहाँ साइज लिखा है? क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और साइज सेम होता है? नहीं सर। फिर सर फिर लेस देन 0.05 होगा, हाँ, इक्वल मतलब टू। मैक्सिमम साइज यू कैन कंसीडर 0.05। सो व्हेन यू टेक मैक्सिमम, अभी मैंने मैक्सिमम साइज 0.05 लिया है, तो उस साइज 0.05 के लिए ये क्रिटिकल रीजन ये है। अगर मैं साइज 0.04 लेता हूं तो ये आएगा x मोर देन इक्वल टू 0.96 ये आएगा, ऐसा है। तो अभी मैंने मैक्सिमम साइज के लिए आपको बताया कि ये कंसीडर कर लो, ऐसा है। फिर बाकी सोचो आगे उसके अकॉर्डिंग। पावर निकाल, अच्छा इस पे पावर निकाल के देखो कितना आएगा, इस पे पावर कितना आएगा इस वाले केस में। देखो ये तो एक क्रिटिकल रीजन में, फिर अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो
चलो ये साइज जीरो, जब साइज उन्होंने आपने लिया 0.05 तो ये क्रिटिकल रीजन आएगा। जैसे मैंने कहा चलो साइज ले लो 0.04, बताओ इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा। जैसे इन्होंने जिन्होंने ये निकाला वैसे ही निकालो भैया, बताओ मुझे क्या आएगा। ये समझाने के लिए मैं अलग अलग ले रहा हूँ पॉइंट। साइज कैन बी, 0.96। हाँ साइज कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 0.05। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द अपर बाउंड ऑफ साइज, साइज उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपने साइज को मैक्सिमम 0.05 लिया तो ये क्रिटिकल रीजन है। अगर साइज में 0.04 लेता हूँ, बीच में भी ले सकता हूँ, मैं बस समझाने के लिए कुछ पॉइंट लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में जो रिजेक्शन रीजन आएगा वो आएगा x मोर देन इक्वल टू 0.96, ऐसा आएगा। अगर साइज में 0.03 लेता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग 0.07 यहाँ पे आएगा, एंड सो ऑन। अब आप जितने भी क्रिटिकल रीजन बनेंगे उन सबके करस्पॉन्डिंग, तो पहला ऑप्शन तो इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में साइज की डेफिनेशन है। अगर आप ऐसा सोचो ना, ये जो मैं लिख रखा हूं अदरवाइज, ठीक है। तो यहां जब एक्सपेक्टेशन हम लेंगे ना, ये जो कहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x, और ये जो नीचे लिखा हुआ है f0, वो दिख रहा है f0 है मतलब अंडर h0, मतलब ये है उसी को मैं, ये जो लिखा हुआ है इसका एक्चुअल मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x व्हेन h0 इज ट्रू, है ना, व्हेन x इज f0। एक्सपेक्टेशन खोलोगे इसका तो ये तो 0101 बर्नौली है, 5x तो बर्नौली है ना, तो बर्नौली में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये तो एक्सपेक्टेशन p आती है ना, यही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये आएगी प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू c व्हेन h0 इज ट्रू, है ना। तो ये आ जाएगा h0, और ये है साइज ऑफ द टेस्ट फॉर्मूला। अब मैं ये कह रहा हूँ साइज कैन बी एनीथिंग बिटवीन लेस देन इक्वल टू 0.05। तो ये तो समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिए हैं, ये लेस देन इक्वल टू, तो हमारे क्वेश्चन में ऐसा है तो ऑप्शन कह रहा है कि एग्जैक्टली इक्वल ही होगा, तो इसलिए वो गलत है। पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि वो कह रहा है कि 0.05 ही होगा, जरूरी नहीं 0.04 भी हो सकता है, 0.03 भी हो सकता है, क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है। तो मैक्सिमम साइज कैन बी 0.05 बट इट मे बी लेस देन 0.05, ये तो इसलिए वो गलत है, क्योंकि एक्चुअल में ये आंसर है बट ऑप्शन में एग्जैक्ट इक्वल लिखा है पहला ऑप्शन में, इसलिए पहला फॉल्स है। दूसरा निकालो, अब मैं कोई भी साइज ले लूं, 0 से लेके 0.05 तक साइज कुछ भी लूं, आप हर केस में पावर निकालने की कोशिश करो, क्या पावर 1 आएगी। अगर एक भी ऐसा क्रिटिकल रीजन आपने ढूंढ लिया जिसका पावर 1 से कम है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बट अगर मैं कोई भी क्रिटिकल रीजन लूं जिसका साइज 0 और 0.05 के बीच है और हर बार पावर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर बी सही है, चेक करो। 0.01 से 0.05 तक लेने में वो तो 1 ही आना चाहिए इधर। इवन 0 से 0.5 तो कुछ भी लोगों 1 ही आएगा, चेक करो। आप पर्टिकुलर इसके लिए निकालो पावर कितना आ रहा है, एक इसके लिए पावर निकाल के बताओ मुझे। वो तो कुछ देखो जनरल सोचने के में इनिशियली दिक्कत होती है, तो यू थिंक पर्टिकुलरली, कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल लो उसके अकॉर्डिंग सोचो, देन आपको आइडिया आएगा। 2-3 अलग अलग केस सोचोगे देन यू कैन जनरलाइज कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो आप इसके लिए निकालो पावर क्या आएगा, इस वाले क्रिटिकल रीजन का पावर निकाल के बताओ मुझे कोई क्या है, इस वाले क्रिटिकल रीजन का पावर मुझे निकाल के बताओ कोई क्या है, ये पता चल जाएगा। 1 आएगा सर। 1 आएगा। तो यस सर 1 आएगा। अब आप खुद से सोचो, आप साइज कुछ भी ले लो अल्फा, लेट्स से यू आर टेकिंग अ साइज अल्फा दैट इज लेस देन इक्वल, मैं अभी साइज को अल्फा नाम देता हूं, देखो अभी जरा आप जनरलाइज कर रहा हूं मैं, समझो। सो अभी मैं जनरलाइज कर रहा हूं इस चीज को कि आई टेक साइज अल्फा, ठीक, साइज अल्फा, अल्फा कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 0.05, ठीक। तो अब बताओ क्रिटिकल रीजन क्या बन के आएगा, तो कोई मुझे बताओ साइज अल्फा के लिए क्रिटिकल रीजन क्या होगा, क्या लिखेंगे। साइज आप अल्फा लो, अल्फा 0 0 कुछ भी है, बताओ।
1 माइनस अल्फा। हाँ 1 माइनस अल्फा, तो ये है आपका 1 माइनस अल्फा। अब इसका पावर निकालो तो आपको समझ आएगा। तो ये इन जनरल क्रिटिकल रीजन है फॉर साइज अल्फा। अल्फा इज नॉट फिक्स्ड, अल्फा कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 0.05, मतलब अल्फा इज लेस देन इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस व्हिच इज फिक्स्ड 0.05 क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन सर हमारा पावर इंटीग्रेट होगा 1 से 2 के बीच में, तो ऑलवेज 1 आएगा, और Exactly. अल्फा 0.05 हाँ है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो है ना 1 से तो कम ही होगा या मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो आप इंटीग्रेट 1 से आगे करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हमेशा 1 आएगा पावर। और ये सेकेंड पार्ट जो पावर का ही डेफिनेशन है, समझा ना? अभी मैं समझाया था ना, यहाँ पे देखो ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, ऑप्शन में ये नोटेशन है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जो आप जानते होंगे। सो बी सही है, तो इसमें पावर हमेशा 1 आएगा। सो बी इज करेक्ट। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होना था इसमें, ये एमसीक्यू है, इसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट होना है, तो बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। बाकी फॉल्स होगा। अब चेक करो क्यों फॉल्स होगा। नाउ यू फाइंड पार्ट सी एंड पार्ट डी फॉर दिस। तो ये जनरल इस क्वेश्चन का आंसर है ना? वो तो मैं पर्टिकुलर केस बता रहा था जब साइज फिक्स कर रहे थे। दिस इज, अब नाउ यू थिंक अबाउट सी एंड डी, तो पता चला क्यों फॉल्स है। डाउट है किसी को अभी भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइम के 9:30 तक ही था ना ये क्लास। ओके है, तो बाकी मुझे लगता है कि देखो आगे देखता हूँ आगे क्या है। तो इसके आगे कल करते हुए क्लास चल कंटिन्यू रहेगी, है ना? तो ये 20 है ना, ये क्या है 21, ये भी इस पे ही है। तो 21 से कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? रेगुलर रहोगे तो बता देना, 20 तक किया था मैंने, अभी 21 से कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो अभी नेट का पीवाईक्यू डिस्कशन क्लास होगी। तो अभी मैं जैम गेट नेट 3 बैच आज सोचा कि जैम का आपको कराया था पीवाईक्यू, फिर गेट का, फिर नेट का, है ना? ठीक है। अभी नेट की क्लास होगी, इसी लिंक पे होगी, ठीक है? नेट का पीवाईक्यू डिस्कशन होगा।